17 सितंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी अपने आयु के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। उसके लिए उनको वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और अभिनंदन। और स्वाभाविक है कि अभी तो शुरुआत है, आगे और भी हमें जाना है। तो पिछले 11 सालों में जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो कार्य किए हैं उसको और भी आगे बढ़ाना है। तो हमारी विनती भी है कि आगे और 10-15 साल और भी देश की अगुवाई करे और प्रभु से प्रार्थना की वो शतायु बने और जो आज स्फूर्ति और त्वरा से जो काम कर रहे हैं वो आगे भी मां भारती की सेवा के लिए करते रहें। सर, पिछले 11 सालों में जब पीएम बने उसके बाद से आपने क्या स्टॉक मार्केट में चेंजेस देखा सर? अब जो स्टॉक मार्केट की अकेले की बात है तो स्वाभाविक है कि स्टॉक मार्केट एक तरह से जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बैरोमीटर है। उसमें जो भी अर्थव्यवस्था में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, बदलाव आते हैं, उसको एक तरह से प्रतिबिंब स्टॉक मार्केट में आपको मिलता है। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला तो उस समय भारत का टोटल जो वेल्थ रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक मार्केट है, जो संपत्ति मार्केट कैपिटलाइजेशन की थी, वो करीब 67 लाख करोड़ रुपए की थी। आज वो बढ़ के 450 लाख करोड़ हो चुकी है। तो करीब 7.5 गुना देश की संपत्ति में बढ़ोतरी आई है और लगभग 1.67 करोड़ निवेशक एनएसई के द्वारा भारतीय बाजारों में निवेश करते थे। आज उसकी संख्या बढ़ के करीब 12 करोड़ तक पहुंच गई है। तो करीब उसमें भी 7.5-8 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि भारत एक तरह से मिडिल क्लास देश पिछले 11 सालों में बना, इसलिए क्योंकि जो निवेश करने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं उनके पास एक मिनिमम संपत्ति का होना जरूरी है। और ये जितने भी करीब 12 करोड़ यूनिक निवेशक जो आए हुए हैं उसमें से करीब 9 करोड़ घर हैं, 25% महिलाओं ने भी निवेश किया है। तो 9 करोड़ घर करीब भारत के जितने भी घर है उसका 24 से 25% भाग है। तो मुझे लग रहा है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो 24 से 25% हाउस होल्ड आज स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। और उसका मतलब है कि भारत की जो जनता है वो अपने एंटरप्रेन्योर्स पे भी भरोसा कर रही है और आज अधिक से अधिक धन स्टॉक मार्केट में लोग निवेश करना चाहते हैं। और वो एक बहुत अच्छा एक कार्य हुआ है जिसकी वजह से आगे भारत का जो विकसित भारत बनने का आदरणीय मोदी जी का सपना है 2047 तक, वो भी साकार होने जा रहा है। सर, अभी रिसेंटली टैक्स स्लैब का जो जीएसटी स्लैब का जो डिसीजन लिया था, आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो और ऐसे क्या डिसीजन लेना चाहिए जिसकी वजह से मार्केट में ग्रोथ और बढ़े? जो जीएसटी एक तरह से टैक्स ऑन प्रोडक्शन प्लस सर्विसेज प्लस कंजम्पशन हो जाता है, कि जो इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो 2017 में लागू हुआ था और विश्व की सबसे ऑटोमेटेड इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की ये व्यवस्था भारत में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में संपन्न हुई। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय भी 2017 में। और आज 8 साल उसको हुए। उसमें ओवरऑल 3 स्लैब प्लस एक और स्लैब था जो सीन गुड्स के लिए कहा जाता था, उसको घटा के अब 5% और 18%, 5 और 18 के ऊपर 2 ही स्लैब रह गए। सीन गुड्स में भी बहुत सारी जो चीजें थी उसको 18% पे ला दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल लोगों के हाथ में हर साल आज के हिसाब से 45 से 50 हजार करोड़ रुपया आएगा। और जो गरीब या मध्यम वर्ग है, मुझे लग रहा है हर एक की आमदनी में लगभग 5 से 7% बढ़ोतरी हुई, ऐसा आप बोल सकते हो। क्योंकि वो जो पैसा आम आदमी की जेब में बचता है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे में वो इस्तेमाल करना चाहेगा, या तो उसका बचत भी करना चाहेगा और निवेश करना चाहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये एक बहुत प्रगतिशील कदम रखा गया है। और ओवरऑल वो ये भी दर्शाता है कि सरकार को भारत का जो ग्रोथ रेट है उसमें बहुत विश्वास है कि आगे जाके भी जो जीएसटी और उत्तरोत्तर वो बढ़ते रहेगा, उसकी जो कलेक्शन है, जिससे डिस्पाइट के जो रेट्स कम हुए हैं और 3 में से 2 ही स्लैब किए, उसके बावजूद जो ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन बढ़ते रहेगा, जिसकी वजह से
और उत्तरोत्तर प्रगति रहेगी और देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना है वो भी जीएसटी के कारण आगे जाके भी बनते रहेगा. Sir, it's PM Narendra Modi's birthday. What's your first reaction? On the occasion of 75th birthday of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, I would like to wish him the very best of the day, but also wish him that he lives till more than 100 and also continues to work and lead the country for next 1.5 to 2 decades, so that India becomes a developed country during his working life as a Prime Minister of India. Sir, from last 11 years after he became Prime Minister, what changes you have seen in stock market? The stock markets since 2014, when Mr. Modi took over, were in a way just waiting for a takeoff. In 2014, when he took over, the market capitalization of India was around 67 lakh crore rupees, and the number of investors investing through the National Stock Exchange were 1.67 lakh crore. Today, that number has increased and the market capitalization has become 450 lakh crore rupees, which is almost 7.5 times. And also, the number of investors has increased to almost 12 crore rupees, which itself is again 7.5, 8 times. So overall, the India has become more middle class during his tenure, and when you invest in stock markets, you already had some fixed deposits, you had some other wealth, including house and other things. That's how you would want to invest in the stock markets, and that's where it can be easily said that now India has become more middle class. Out of almost 12 crore investors, 3 crore are women and 9 crore are men. The number of youngsters also investing in the stock market has increased quite a lot. And in some ways, 9 crore households investing in Indian stock markets tell you that almost 24-25% of all households are now investing into businesses of other people. And that's a great leap of faith that has been generated during the term of Mr. Modi over last 11 years. Sir, just like GST slab decision, what do you expect in recent year? PM should take decision which will help market to grow more. In a way, GST rationalization over last few days has been one of the epochal events of our times. And when GST was instituted and implemented in 2017, that itself made India the most automated nation in terms of the collection of indirect taxes. And now it's 8 years, and there were, of course, many slabs that were to be done because of the way the GST Council has been created even those days. And now, after 8 years, under his leadership, the number of slabs have come down to 5 and 18%, and most of the goods and services have been brought down to one of these two slabs. And that's actually also showing the government's confidence in India's growth going forward, which will also increase the collections of GST going forward, but has put in almost 45 to 50,000 crore rupees in the hands of common men, and that is going to allow people to buy newer goods, whether consumer or consumer durable or not, consumer non-durable. But it is possible that some of them will also save. And in my opinion and my estimate, it's almost like putting 5 or 7% extra salary in a common man's hand, which allows them to do many other things which they want. And that's what I think is going to be the outcome, that it's going to increase consumption and also improve growth in India going forward. Sir, the recent tariff war, what do you think how PM handled that whole situation? In recent times, we have seen that the world is going through some turbulent times as far as the international relations and also especially commercial relations are concerned. United States has been ensuring that the unilateral framework is coming into place and place of multilateral framework. And somewhere on the line, every country has been affected. India also has been affected in some ways, and India has maintained its dignity despite being placed under higher tariff, and hopefully under the leadership of
Mr. Modi, we will be able to resolve our tariff issues not only with US but other countries like EU, China, Japan, and many large sort of trade groups or countries going forward. And recently, under leadership of Prime Minister Shri Modi, we have also signed a free trade agreement with the UK, and there are many other plans to sign free trade agreements as the multilateral framework of trade is now slowly receding, and the bilateral framework is going to come in, and India is now being considered one of the 4 pillars of international economy after US, EU, China, and now 4th pillar is considered as India. लास्ट क्वेश्चन एक हिंदी में वापस कर देंगे। बता, आपको क्या लगता है पीएम ने पूरी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया? हम सभी को ज्ञात है कि पिछले कुछ महीनों से विश्व में खास करके कॉमर्शियल एरियाज में, ट्रेड के एरियाज में काफी टैरिफ को लग के उथल पाथल काफी हुई है, और अमेरिका ने सभी देशों पर बड़े इंपोर्ट टैक्स वगैरह लगाए हैं। उसमें भारत भी एक शामिल है, और भारत के ऊपर भी अच्छा खासा इंपोर्ट टैरिफ लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए एक अच्छे इंटरनेशनल नागरिक के रूप में, एक देश के रूप में अच्छा व्यवहार किया है सभी से, और यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। आज हमें ज्ञात है कि अमेरिका के साथ भी वार्तालाप जारी है। उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी भारत आ रहे हैं, और ईयू के साथ भी भारत आज एक नई रणनीति करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। चाइना के साथ भी थोड़े संबंध सुधरे हैं, और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आदरणीय प्रधानमंत्री का जो जापान का भी दौरा था उसमें भी अच्छे एग्रीमेंट साइन हुए। तो ओवरऑल भारत एक तरह से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल के बहुत अच्छा कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रहा है।